तो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर हम भारतीय संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। और भारतीय संविधान स्टार्ट करने से पहले हम संविधान शब्द को समझ लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। इसी आचार संहिता को संविधान कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अवशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता यानी कि दस्तावेज है और ये मूल रूप से लिखित में होता है। सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम कह सकते हैं जैसे कि आप किसी संस्था, संगठन, राज्य, देश चलाने के लिए एक दस्तावेज तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके से कार्य करना है जिससे परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, राज्य व देश में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और सभी को समान न्याय मिल सके। जो हम दस्तावेज तैयार करते हैं, इसी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान लिखित है कि अलिखित है? तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। लगभग 6.4 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में अभी भी 22 भाग हैं और अनुच्छेद की बात करें तो अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम काउंटिंग की दृष्टि से बात करें, गणना की दृष्टि से बात करें, तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 465 अनुच्छेद हैं। मूल अधिकार की बात करते हैं तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। बाद में जो है इनको जोड़ा गया। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। मूल संविधान पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन भी किया गया था जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। थे कितने? 7। एक कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया, यानी 300 का बना दिया गया, यानी 300A बना दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषाओं की। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त। 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो इन 8 भाषाओं को कब कब जोड़ा गया? तो 21वें CAA के तहत सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन के तहत
नमक को जोड़ा गया है। ये ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को। नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और 92 FEE के तहत BDMF को जोड़ा गया। बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और संथाली। 21 और 71 को जब जब जोड़ोगे तो 92 होगा। सिंपली याद हो जाएगा। 21 और 71 कितना होता है बेटा? 92। 21 में क्या जोड़ा गया? सिंधी को। 71 में क्या जोड़ा गया? नमक को। और 92 में क्या जोड़ा गया? BDMF को। याद हो गया? ये 8 भाषाएं संविधान में 3 बार अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब जो है अडॉप्ट किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो भारतीय संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान में भाग की। भारतीय संविधान में भाग एकम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की गई है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। सिटीजनशिप, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता किस भाग में है, और अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या दे रखा बेटा? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और इनकी चर्चा जो की गई है वो 12 से लेकर के 35 तक की गई है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 का फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ, यूनियन, 52 से लेकर के 151 तक संघ के बारे में बात की गई है। इसमें अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव, इसकी बात की गई है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। क्या है? कार्यपालिका के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट अध्याय 2 है। 2 अध्याय में किसकी बात कही गई है? थोड़ा आप बता ही दे रहे विस्तार से। चैप्टर 2 2 में पार्लियामेंट, संसद है, और संसद को कहाँ से कहाँ तक जो है इसका विवरण है। आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक। चैप्टर 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां इनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 123 में। जब आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद चैप्टर 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147। ये नोट कर लीजिएगा बेटा, 124 से लेकर के 147 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG।
ये है आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में बेटा क्या है, राज्य। भाग 6 में स्टेट है, द स्टेट। 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है, जनरली चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि अनुच्छेद 152 में बताया गया राज्य के बारे में क्या है। चैप्टर सेकंड में है कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। इसकी चर्चा 153 से लेकर के 167 तक की गई है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे या तो आप सुन लीजिएगा अच्छे से, या पे लिख लीजिएगा। चैप्टर थर्ड में है राज्य का विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक। चैप्टर 5 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट की बात 214 से लेकर के 232 तक की गई है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ या अधीन कर लो, अधीन न्यायालय, यानी कि जो आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, ठीक है। 233 से लेकर के 235 तक इनकी बात कही गई है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपके। इसके बाद भाग हम 8 हो गया। 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश, 239 लेकर के 242 तक है। द यूनियन टेरिटरीज। भाग 9 में है पंचायतें, द पंचायत, 243 से लेकर के 243 ओ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 9A, ये नगर पालिका, 243 पी से लेकर के 243 ZG तक। 9B में क्या है, सहकारी समितियां, 243 HZ से लेकर के 243 ये होगा जाकर के ZT तक। भाग 10 में है SC और ST क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A तक या 244 का तक। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य के मध्य संबंध, 245 से लेकर के 263 तक। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, यानी कि पैसों का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, संविदाओं का बंटवारा, वाद विवाद का बंटवारा, 12 बाँट, ठीक है। भाग 12 से याद रख सकते हो 12 बाँट, यानी कि वित्त और 12 बाँट किसका, बंटवारा किसका, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का। इनकी बात की गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में क्या है बेटा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर के 323 तक, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हो गया इस तरीके से। भाग 15 में किसकी बात कही गई है बेटा, निर्वाचन की बात कही गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है निर्वाचन, 324 से लेकर के 329 तक। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से लेकर के 342 तक। नाउ भाग 17। भाग 17 में राजभाषा की बात कही गई है, 343 से लेकर के 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध, 352 से लेकर के 360 तक। भाग 19 में है प्रकीर्ण, 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, यानी संविधान में कोई अमेंडमेंट किया जाएगा तो भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा।
भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से लेकर के 392 तक। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी, प्राधिकर पाठ व निरसन 393 से लेकर के 395 तक। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग। अब इनको आप याद कैसे करोगे? तो देखो, याद करने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ब्रेक करके इनको हम 3 भागों में ब्रेक करके याद कर पाएंगे आप लोगों को। 1 से लेकर 4 तक देखो किस तरीके से आप याद करोगे। जैसे मान लीजिएगा मेरी कोचिंग है, या आप किसी इंस्टीट्यूट को या किसी कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो आप किस एरिया में बिजनेस करना चाहेंगे? आप सबसे पहले कोई दुकान रखना चाहेंगे तो कहाँ पर दुकान रखना चाहेंगे? आप सबसे पहले क्षेत्र देखेंगे कि हमें किस जगह पर दुकान अपनी रखनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? भाग 1 में है संघ यानी आपकी दुकान और उसका राज्य क्षेत्र। किस में है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की गई है। इसके बाद मान लीजिए आपने कोई कोचिंग खोली, तो उस कोचिंग में बच्चे पढ़ने भी आएंगे। अब जब पढ़ने आएंगे तो उसका आप क्या कराएंगे? उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगे यानी कि उनको आप अपनी कोचिंग की नागरिकता देंगे। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता, यानी 5 से लेकर के 11 तक है। इसके बाद जब उनको नागरिकता मिल गई, उनको आपने नागरिकता प्रदान कर दी, तो उनको क्या मिल गया? आपकी कोचिंग में पढ़ने का अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया। तो भाग 3 में किसकी बात कही गई है? अधिकार की बात की गई है, यानी 12 से लेकर के 35 तक है। इसके बाद जब अधिकार मिल गया तो आपके भी कुछ तत्व बनते हैं, मतलब कि आपके भी कुछ नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है? आपके भी कुछ दायित्व बनते हैं कि उनको आप अच्छी एजुकेशन उपलब्ध कराएं। ठीक है? तो ये कहाँ से आ जाएगा? 36 से लेकर के 51 तक आ जाएंगे। या इस तरीके से समझ सकते हो कि बच्चों के भी कुछ दायित्व बनते हैं कि वो मतलब कि उनको शुद्ध और ताज़ी हवा मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके, और बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चे ने बोला मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है। अगर बच्चे ने एडमिशन आपकी कोचिंग में ले लिया और उसने फीस जमा कर दी, तो उसको पढ़ने का अधिकार मिल गया। आप उसको रोक नहीं सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। लेकिन डीपीएफसी में क्या है? नीति निर्देशक तत्व में क्या है? जैसे बच्चे ने बोल दिया कि सर गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दीजिएगा, तो आपने कहा ठीक है लगवा देंगे। लगवाएं ना लगवाएं ये आपके ऊपर है। मतलब कि ये है, बच्चे ने बोला कि सर पानी की व्यवस्था की जाए, शुद्ध पानी की, आरओ लगवाइएगा। आप लगवाएं ना लगवाएं आपके ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अगर बच्चा आपकी कोचिंग में पढ़ने आ रहा है और आप उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसने फीस जमा कर दी है, फिर भी आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा कोर्ट चला जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगा कि फीस जमा कराने के बावजूद भी ये हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे ने बोला सर पंखा लगवा दीजिएगा। आप पंखा लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन कोर्ट में बच्चा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यदि आपके मूल अधिकार का वायलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि मूल अधिकार के आधार पर कोर्ट न्याय दे सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के आधार पर कोर्ट न्याय नहीं दे सकता है। इसके आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। राज्य आपके लिए खाना उपलब्ध कराए या ना कराए, आपके लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए या ना कराए, राज्य आपके लिए विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराए या ना कराए, ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन आप राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते कोर्ट में। ये दोनों में अंतर है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो गए। मान लीजिएगा, चलो भाग पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपने पंखा लगवा दीजिएगा या आपने फर्नीचर की व्यवस्था कर दी, तो बच्चे ने फर्नीचर को तोड़ दिया, तो आपने कहा उससे कि बेटा आपके भी कुछ कर्तव्य हैं,
अच्छे से आइएगा, बैठिएगा, आराम से पढ़िएगा और आराम से निकल जाइएगा। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है। हमारा दायित्व है फर्नीचर उपलब्ध कराना, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि उसकी हिफाजत करना, उसकी मरम्मत करना, उसको संरक्षित करना, उसकी रखवाली करना। इसका मतलब ये जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं उन सब की हिफाजत करना, उन सब का संरक्षण करना, ये किसका काम है? हम सब लोगों का काम है। तो ये हो गए मौलिक कर्तव्य। समझ आ गया होगा? इसका मतलब क्या होगा समझो। आपने कोचिंग खोली, कोचिंग किस तरीके से खोली? आपने क्षेत्र देखे, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस में है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर आपने जब कोचिंग खोली तो उसमें कौन पढ़ने के लिए आए? स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए। जब पढ़ने के लिए आए तो आपने उनको क्या दिला दी? नागरिकता दिला दी। जब आप उनको नागरिकता दिला दी, उनको क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया तो बच्चे ने कहा भैया गर्मी लग रही है, ठीक है सर, गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है तो इसके लिए आप पंखे की व्यवस्था करवा दीजिएगा। ये प्यास लग रही है तो शुद्ध पानी के लिए आप आरओ की व्यवस्था करवा दीजिएगा, ठीक है। बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करवा दीजिएगा। तो आप करें ना करें, आप करें या ना करें, ये बात किस में बोली गई है? नीति निर्देशक तत्व में बोली गई है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर के 51 तक। भाग 4 काम में क्या है? यानी बच्चे के भी फिर कुछ मौलिक कर्तव्य बनते हैं। बच्चे के भी क्या बनते हैं? मौलिक कर्तव्य बनते हैं, यानी मूल कर्तव्य बनते हैं। तो भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, यानी कि अनुच्छेद 51 काम है। तो याद हो गया कोई इजीली, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। भाग 5 में क्या है? संघ, द यूनियन, संघ 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में है राज्य। भाग 7 मतलब कि वो निरस्त कर दिया गया, उसमें 238 आर्टिकल था, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको फिनिश कर दिया गया 7 में। भाग 5 में संघ, संघ यानी कि यूनियन, यानी कि दिल्ली आप समझ सकते हो। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? संसद में, यानी दिल्ली बैठती हैं। संघ ने क्या किया? शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कुछ शक्तियां राज्य को दे दी। भाग 5 में क्या संघ है, 6 में क्या? अपनी शक्तियों को राज्य को दे दिया, ठीक है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। इसके बाद जो यूटी थे, यूनियन टेरिटरी थे, यानी संघ शासित जो प्रदेश थे, उनको भी मिली। जब राज्यों को कुछ शक्तियां मिलेंगी तो फिर केंद्र शासित प्रदेश पीछे थोड़ी ना रहेंगे, उनको भी कुछ शक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद जो है पंचायतों ने कहा भैया आपने स्टेट को भी शक्तियां प्रोवाइड करा दी, यूटी को भी शक्तियां प्रोवाइड करा दी, तो हमको भी थोड़ी बहुत शक्तियां प्रोवाइड कराओ। तो पंचायतों को भी शक्तियां मिल गई। आपने देखे होंगे पंचायत में प्रधान होता है, वो जो है गांव का एक तरीके से मुखिया होता है। पंचायतों को जब शक्तियां मिल गई तो इसके बाद क्या हुई? पंचायतें धीरे धीरे बड़े हुई, तो वो नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? नगर पालिका में। अब जब नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई तो लोगों ने कहा कि मेरे लिए आप जो है, हम इतनी दूर कैसे जाएं? जो नगर है वो बहुत दूर दूर हैं, आने जाने का यातायात भी मतलब कि साधन भी नहीं है हमारे पास। तो यहीं पर यानी नगर पालिका में ही आप जो है खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि पैसे के लेन देन के लिए सहकारी बैंक का आप जो है स्थापित यहाँ पर कर दीजिएगा, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके लिए आप सहकारी गोदाम एक बना दीजिएगा जहाँ से हम राशन पानी ला सकें। तो सहकारी समितियों को भाग 9 के बी में ऐड किया गया। आर्टिकल 243 लेकर के HZ से लेकर के 243 ZT तक। और इसको कब स्थापित किया गया ये कमेंट करके आप लोग मेरे को बताइएगा। भाग 10 में क्या है? SC ST क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अब ये क्षेत्र बच गया था तो उन्होंने कहा भैया मेरे को भी कुछ आरक्षण दो, मेरे को भी कुछ रिजर्वेशन दो, ठीक है ना। यानी कि भाग 10 में ये निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र के एरिया के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 244 लेकर के 244 आ तक। इसके बाद भाग 11 में क्या है? भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, यानी कि जब शक्तियों का बंटवारा हो गया
तो फिर केंद्र और राज्य के संबंध और मजबूत हो गए। अब जैसे मजबूत हुए वैसे जो है संपत्ति का, पैसा का, संपत्ति का, वाद विवाद का, संविदाओं का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया। तो बंटवारा किस में है, भाग 12 में है। जब बंटवारा हो गया, अब ये जो राज्य थे, राज्य में जो रहने वाले लोग थे उनको भी पैसा मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। अब जो लोग हैं वो पैसों का क्या करेंगे, जब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप उस पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कहीं भी आप जो है घूम फिर सकते हो। तो व्यापार किया लोगों ने। व्यापार करने के बाद क्या हुआ, व्यापार में पड़ गया घाटा। व्यापार में जब घाटा पड़ गया तो अब लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी कि जैसे कि मान लो पुलिस की उम्र होती है, एक सिपाही में भर्ती होने के लिए उम्र होती है 23 साल लगभग मान होती है, मैक्सिमम मान लो 25 साल। उसमें तब जा नहीं सकते थे, आर्मी की भर्ती देख नहीं सकते थे, सिपाही की भर्ती देख नहीं सकते थे, FFGD में जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली गए, मुखर्जी नगर या इलाहाबाद गए। तो उन्होंने IAS और PCS की तैयारी करना शुरू कर दिया। यानी संघ और राज्य के अधीन क्या इसमें सेवाएं हैं, राज्य संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। जब वो IAS बन गए या PCS बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए या जो है FDM बन गए या जो भी अधिकारी बन गए, उन्होंने फिर क्या कराया, निर्वाचन कराया। क्या कराया, निर्वाचन। और इसके बाद क्या है, निर्वाचन किस में है, भाग 15 में है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है। जब आप निर्वाचन अधिकारी बन गए तो आप अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तो आपने देखा कि जो झुपड़पट्टी में लोग रहते हैं, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही निडर, बहुत ही गरीब, बहुत ही लाचार है। तो आपके मन में एक दया भावना जागृत हुई और आपने अपने क्षेत्रीय नेता से कहा कि इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करो, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो उसने कहा कि जाओ भाई, बात करके आओ उनसे क्या वो चाहते हैं। तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा। तो जो मतलब कि अप्रदेशी होते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, अपनी राजभाषा में बात करते हैं। तो उन्होंने तिकड़म तिकड़म मिकड़म कुछ किया होगा। तो इतने पे जो क्षेत्रीय नेता था वो नाराज हो गए, हाथापाई पे नंबर आ गया। तो वो तो होते ही हैं आदिवासी लोग एक तरीके से। तो उन्होंने अपने जो है उनको जो भी मिला, टकोरा, खुरपिया या खुरपा, भाला, जो भी चीज़ें उनको हाथ में मिला, तलवार वगैरह, वो निकाल के ले आए। वैसे जैसे निकाल के ले, वैसे इमरजेंसी लगी एक तरीके से। इमरजेंसी यानी आपात उपबंध की व्यवस्था की गई भाग 18 में। इसके बाद क्या है, भाग 19 में प्रक्रिया। जैसे जो है इमरजेंसी लगी, वैसे जो विशेष अधिकारी थे उनको विशेष सुरक्षा मिल गई। यानी कि राष्ट्रपति के बारे में इसमें बताया गया, विशेष सुरक्षा के बारे में बात की गई है प्रक्रिया में। तो जो आदिवासी लोग थे उन्होंने कहा, जैसे कि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, MSP के बारे में, MSP के बारे में चर्चा आपने सुनी होगी। तो किसान ये लोग क्या कहते हैं कि MSP ठीक है, आप नहीं हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन MSP हमें लिखित रूप में दो कि हम नहीं हटाएंगे, यानी संविधान में संशोधन करके दो। इसी तरीके से जो वहाँ के उस टाइम के आदिवासी थे उन्होंने कहा, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसको हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए, एक इमेज बन जाए। ठीक है, आप फोकस किस पे करोगे, भाग पे फोकस करोगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारे लिए कोई विशेष उपबंध करते हो तो आप जो है हमें संविधान में संशोधन करके करिएगा, संविधान में संशोधन करके दीजिएगा। तो जैसे संविधान में संशोधन किया, यानी भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 में। तो वैसे ही वायरस फैल गया, यानी संक्रमण फैल गया। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है किसमें, भाग 21 में है। और इसके बाद जो है संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन ये तो जानते ही हो, लास्ट है 393 से लेकर 395 के बारे में बात की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी और भाग भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो इस तरीके से यदि आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आप भी भाग इजीली याद कर लोगे। ठीक है, जैसे हमने कहानी बताई है ऐसे आप मन में मंथन कीजिएगा एक बार जो है, और फिर इसके बाद भाग देखिए कौन सा भाग किस तरीके से 2-3 बार कर लो, आपको ज़िंदगी में रटने नहीं पड़ेंगे। ये मैंने खुद ऐसे ही तैयार किए हैं, मेरे को भी याद नहीं होती, मैं रटते परेशान हो गई शुरुआत में, लेकिन याद नहीं हुए। फिर हमने क्या किया, इसी तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और फिर जो है सारे के सारे मेरे को भाग याद हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भागों की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं अनुसूचियों की। किसकी बात करते हैं बेटा? अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूचियों की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 थी। बाद में संविधान में अमेंडमेंट करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। अब वर्तमान समय में 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रथम अनुसूची किसके बारे में बात करती है? प्रथम अनुसूची कहती है कि राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है, यानी संघराज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बात करता है। कौन अनुसूची? प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में निम्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई अनुसूची नंबर 2 में, सेकेंड शेड्यूल में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या है? ओथ है। ओथ यानी शपथ के बारे में बात की गई है। किन लोगों की शपथ है? तो जो संघ के मंत्री होते हैं उनकी शपथ, संसद के सदस्य की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्रियों, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनके ओथ की चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 3 में, यानी थर्ड शेड्यूल में बात की गई है। यहाँ पर राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में चर्चा नहीं की गई है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हम बोल सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल में आर्टिकल 4(1) में और आर्टिकल 80(2) में ये बात कही गई है। पांचवीं अनुसूची में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं, आर्टिकल 244(1) में। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, AMTM के माध्यम से याद रख सकते हो। AMTM, A फॉर असम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मेघालय। ठीक है, AMTM से याद रख सकते हो। इनके लिए कुछ विशेष, यहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूची नंबर 6 में। 7 में क्या है? 7 में सूचियाँ। 7 और 7 देखो, 7 किससे स्टार्ट होता है? 7 से स्टार्ट होता है। और सूचियाँ भी किससे स्टार्ट होता है? सूचियाँ जो है 7 से ही स्टार्ट होती हैं। तो 7 में क्या है? सूचियाँ। और सूचियाँ कितनी हैं? तो सूचियाँ बेटा 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पूछा जाएगा कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, 52। 8 में क्या है? भाषाएं हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी बेटा? 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। वर्तमान समय में
भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। और ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई? तो 21वें CAA के तहत सिंधी को जोड़ा गया बेटा, सिंधी को जोड़ा गया। और 71वें, ये 21वें के तहत, और 71वें CAA के तहत नमक को ऐड किया गया। अब ये नमक खाने वाला नहीं है। नाफोर है नेपाली, एमफोर मणिपुरी, काफोर कोंकणी। एक ट्रिक बता दिया आप लोगों को मैंने। और 71 और 21 को जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 92। इसका मतलब ये 92 CAA के तहत BDMF को जोड़ा गया। B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और F फॉर संथाली, इनको जोड़ा गया। तो ये 8 भाषाएं होंगी। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ रहा है अच्छे से? तो समझ आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जो पहले नंबर पर दे रखी होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वीं अनुसूची हो गया। 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है समझते हैं। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार तथा जमींदार उन्मूलन के लिए इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं और इसको फर्स्ट CAA के तहत 1951 में ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या बेटा? दल बदल है। दो दाफ और दफ, दाफ और दल बदल याद रख सकते हो। ठीक है, दल बदल यानी डिफेक्शन 52वें CAA के तहत। CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, और इसको बाद में यानी कि 52वें CAA 1985 तहत ऐड किया गया और 91वें CAA 2003 में इसमें कुछ संशोधन किया गया कि फिर दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है इसको। किसको? भाग 10 को पूछा जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ किसको कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है? तो आंसर इसका क्या होगा? भाग 10। भाग 10 में क्या है? दल बदल है। नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 11। पंचायतों की शक्तियां उनकी क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके बारे में बात की गई है अनुसूची नंबर 11 में। और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। 29 विषय हैं। पूछा जाएगा पंचायत में कितने सब्जेक्ट पर, कितने विषयों पर कार्य होता है? 29 विषय होते हैं पंचायत में। और इसको कब ऐड किया गया बेटा? तो 73वें CAA 1992 द्वारा ऐड किया गया, आर्टिकल 243(6) में। ध्यान रखो। नेक्स्ट अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 में क्या है? नगरपालिका की शक्तियां की बात और उनकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। नगरपालिका की शक्तियां क्या हैं, और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनकी बात कही गई है अनुसूची नंबर 12 में। नगरपालिका इसमें 18 विषय हैं और इसको भारतीय संविधान में कब अंतः स्थापित किया गया? तो 74वें CAA के तहत। 74वें CAA 1992 द्वारा ऐड किया गया 243B में। बाब समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये भारतीय संविधान संबंधित फंडामेंटली चीज़ें हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। और संवैधानिक इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। भारतीय
ये जो संविधान हम पढ़ रहे हैं, इसकी नींव कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, कब पड़ी, ये सारी चीज़ें जानेंगे संवैधानिक इतिहास में। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये सबको पता है। हुआ क्या, भारत में सामुद्रिक रास्तों की खोज लगभग 15वीं सदी के अंत में हुई थी, जिसके बाद यूरोप वासियों का भारत में आना प्रारंभ हुआ। भारत की समृद्धि को देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी। यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूर्व के भागों पर हो गया था, और इसी कारण यूरोपीय देशों को भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। इंग्लैंड के जो नाविक थे, उनको भारत का पता 1578 तक नहीं था। 1578 तक नहीं था। भारत के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन भारत हम जाएं कैसे, उस रास्ते के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूटा था। एक जहाज था, वो लिस्बन जा रहा था समुद्री मार्ग से, उसको उसने क्या किया, लूट लिया, और उसको जो है उस जहाज से भारत जाने का जो रास्ते का मैप था वो हाथ लग गया। अब जैसे उसको हाथ लगा तो उसने एक मीटिंग की, और मीटिंग की तो उसने कहा कि कंपनी स्थापित की जाए। तो एक कंपनी स्थापित हो गई, और उस कंपनी का नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया, ये लोग ब्रिटिश महारानी के दरबार में गए, और वहाँ महारानी उस टाइम पे कौन सी थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। उनसे पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए अधिकार मांगे। इसके बाद क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों पर 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया, और इसलिए कंपनी का भारत में व्यापार करने के लिए उनका आगमन होता है। अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने के लिए, उनकी लालसा भी व्यापार करना ही थी, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कंपनी को राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ा, और बाद में उन्होंने राजनीति में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रांत को चुना। किसको चुना? बंगाल प्रांत को चुना। और बंगाल में उस समय वहां पर नवाब शासन किया करते थे, नवाब बैठते थे वहां पर। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होने में किन दो युद्धों का महत्वपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। तो वो है, एक है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों की वजह से भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। अब इन दोनों युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और ये कब युद्ध हुआ? 23 जून
1757 में हुआ। इधर बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला। और इसका सेनापति था मीर कासिम। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इन दोनों लोगों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और लॉर्ड क्लाइव जीत गया। इसका मुख्य कारण यह था कि जो सिराजुद्दौला था उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो लॉर्ड क्लाइव के हाथ बिक गया था, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा और लॉर्ड क्लाइव जीत गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई। तो एक शब्द यहां पर आया हुआ है प्लासी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्लासी कहां स्थित है? तो प्लासी इज लोकेटेड वेस्ट बंगाल इन नादिया डिस्ट्रिक्ट। प्लासी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। एक शहर है, एक कस्बा है। तो ये बात हो गई किसकी? प्लासी के युद्ध की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इधर भारत की तरफ से 3 लोगों ने भाग लिया। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ध्यान रखिए, सिराजुद्दौला नहीं, वो शुजा-उद-दौला है। ये अब शुजा-उद-दौला ये अवध का नवाब था। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक तरफ थे। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो थे वो हेक्टर मुनरो थे। इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया। युद्ध होता है और अंत में हेक्टर मुनरो विजय होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है या कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जीते कौन? अंग्रेज। बक्सर ये कहां स्थित है? तो बक्सर ये बिहार का एक जिला है। बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन दोनों जो युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में अंतर क्या है? मान लीजिए प्लासी का युद्ध तो जीत गए थे ये लोग, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर का युद्ध क्यों करना पड़ा? क्या रीजन था? तो इसके रीजन को समझते हैं। प्लासी का युद्ध, बंगाल पर अधिकार तो इनका हो गया था, लेकिन कानूनी रूप से नहीं हुआ था, विधिक रूप से नहीं हुआ था, वैधानिक रूप से नहीं हुआ था। बक्सर के युद्ध में वैधानिक रूप से बंगाल की राजनीति पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन की स्थापना हुई, डबल शासन की स्थापना हुई। ये द्वैध शासन क्या है? इस द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने 1765 और 1767 के आसपास की थी। लॉर्ड क्लाइव इसने 2 कार्यकाल बिताए थे। पहला जो कार्यकाल बिताया था वो 1757 से लेकर के 1760 तक,
और दूसरा कार्यकाल इसने बिताया था 1765 से लेकर के 1765 तक। और इसी को द्वैध शासन माना जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई उसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये संधि कब हुई थी बेटा? तो ये संधि हुई थी 1765 में। इस संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। अब ये दीवानी क्या होती है इसको समझते हैं। दीवानी क्या होती है? इसमें कंपनी को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था, रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1772 का। जैसे ही समय खत्म हुआ, इन लोगों ने 1773 के अंतर्गत बंगाल में एक लिखित कानून बनाने की शुरुआत की और यहीं से भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। इस समय जो भी कानून बनते थे वह सब ब्रिटिश संसद के अंतर्गत बनते थे और जो कानून बनेंगे उसे दो लोग लागू करेंगे, इसलिए इसे हम दो टाइम फ्रेम में समझेंगे। पहला है कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास, यानी कि ताज या क्राउन शासन के अधीन संवैधानिक जो विकास हुआ है, इसको हम कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास में क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 1773 का चार्टर एक्ट, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट तथा 1833 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट पढ़ेंगे कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का राजलेख और 1833 का राजलेख। कंपनी का अधीन संवैधानिक विकास कब से कब तक हुआ? तो 1773 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास, इसमें हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन संवैधानिक विकास, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख, ठीक है। इसके बाद 1726 का राजलेख और उसके बाद जो है पढ़ेंगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है और यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर से पूर्वी देशों पर
15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी जो थी वो 30,000, ये पूछा जा सकता है, 30,133 पाउंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। कितने भागीदार थे बेटा? 217 भागीदार थे। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया था जिसके शिखर पर गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दिया गया। किस राजलेख को? 1600 ईस्वी की राजलेख को। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके बाद क्या हुआ, इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व निदेशक मंडल के नाम से भी जाना गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को वित्त बनाने की शक्ति प्रदान की गई। वित्त बनाने की क्या प्रदान की गई? शक्ति, पावर प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की गई। किसको किसको? कोलकाता, मुंबई और मद्रास को, इन तीनों को शक्तियां प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। अब हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, यहां पर लॉर्ड नॉर्थ होगा, ठीक है, इनके द्वारा एक गुप्त समिति की यानी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर इसको पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसको भी समझ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी, निदेशक मंडल और सूत्रधारी मंडल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार के अंग थीं। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे और इनका चुनाव प्रतिवर्ष सूत्रधारी मंडल द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव कराता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। ये व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि भ्रष्टाचार ना बढ़े। कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों का होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर धारक हों। वही निदेशक मंडल के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक मंडलों का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड अंश के धारियों द्वारा जो जिनके पास 500 पाउंड अंशधारी थे वो चुनाव में भाग लेते थे
लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके कितना कर दिया गया, 1000 कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको प्रथम लिखित कानून और नियामक कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रथम लिखित कानून। ये जितने भी पॉइंट बेटा हम बता रहे हैं, इनको सबको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है? क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा, बिल्कुल एकदम एक डीप, बहुत ही डीप नॉलेज आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बेटा डीप हो ही नहीं सकता है, ठीक है? इसलिए अच्छे से जो पॉइंट लिखने वाले हैं उनको आप लिख लीजिएगा, और जिनको जो पॉइंट सुनने लायक उनको आप सुन लीजिएगा, बस कुछ ना कुछ करिए जरूर बेटा। 1773 को क्या कहते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून भी कहते हैं, प्रथम लिखित कानून भी इसको कहते हैं, और ये अंग्रेजी द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आपसे पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो 1773 का रेगुलेटिंग, वहां पर रेगुलेटिंग आपको रटा है, रेगुलेटिंग ना दे करके हो सकता दे दे 1773 का नियामक कानून दे दे, 1773 का प्रथम लिखित कानून दे दे, इस तरीके से दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं, समझते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को, किसको बेटा? वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया, तथा क्लेवरिंग, मॉनसन और वर्वेल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 बरस का था। कितने बरस का था? 5 बरस का था। और इनको सिर्फ ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही हटाया जा सकता था। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा लिमिस्टर चाइल्ड एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद का सचिव व नियंत्रण प्रारंभ हो गया। किसका? ब्रिटिश संसद का, कंपनी पर। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, बाउंडेशन लगा दी, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। पूछ लेगा वो किस एक्ट के तहत भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से किस किस टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, समझिएगा बेटा, एक एक अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्य परिषद में पार्षद कौन कौन थे? तो अभी हमने बताया था, उसमें क्लेवरिंग थे, मॉनसन थे, बर्वेल थे और फिलिप थे, ये आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किससे निहित है, किसमें निहित थी, किसमें निहित थी, ये पूछ सकता है।
क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 के एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? तो ये कहा एल्बर्ट ने। एल्बर्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्बर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल था उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के